खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ आरम बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें फिर आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ के साथ डील की मामला, तो आज जो हमारे डीजी हैं ISPR के, उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जी बिल्कुल र्यूमर्स हैं, ये क्या कहानी है, और मैसेज बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट एक मैसेज दे दिया है। इस पर बात करेंगे। पार्टी फंडिंग केस में क्या और पार्टियाँ भी अब जो हैं वो इस नरगे में आ सकती हैं, या मिसाल के तौर पर उनकी भी जो है वो इस तरीके से मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इस पे बात करेंगे। नून लीग बज़ाहिर इत्तेहादियों को मिल रही है कि जनाब हम ये बजट पास ना होने दें, मगर हमारी और भट्टी साहब की खबर यही है कि ये शायद ये ना कर सकें। इसके साथ साथ एक और ख़बर आज हम डिस्कस करेंगे। बड़े तवातुर के साथ अमेरिका के मेन स्ट्रीम मीडिया में और मेन स्ट्रीम प्रेस में जो है ये बात आ रही है जी कि अमेरिका में 2024 में खुदा न खास्ता जंगी का ख़तरा है। ये उनके टॉप के जो न्यूज़पेपर हैं, जो कि राइट विंग पेपर्स हैं, वो ये बार बार डेली बेसिस पे ये बातें क्यों कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मगर बड़ी साहब पहले तो आते हैं डील के मामला पे। डील पे तो उन्होंने साफ कह दिया जनाब कोई डील नहीं है, जो कह रहा है उसे पूछे किससे हो रही है। बड़ी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे, पाकिस्तान का सबसे मजबूत तरीन अदारा अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज है। जो DG ISPR में जो जनरल इफ्तिखार साहब ने जो फरमाया है उनके मुताबिक तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ से कोई डील नहीं, ये बातें झूठा प्रोपोगंडा है। लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा एक सवाल ये ज़रूर बनता है, अगर डील ही नहीं तो एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? और दूसरा, सिर्फ नवाज शरीफ का नाम क्यों लिया गया? अपोजिशन से कहते कोई डील होनी नहीं चाहिए क्योंकि पाक फौज एक डिसिप्लिन अदारा, इसी वजह से पाकिस्तान महफूज है। लेकिन हम इनकी बात को वजन देते हैं। ये क्यों महसूस हुआ? चंद रोज से नून लीग वाले ये प्रेशर दे रहे थे कि नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। और मेरे साथ एक टॉक शो में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा थे, उन्होंने कहा नहीं, अब नवाज शरीफ से NRO मांगा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। वो बड़ा सख्त अल्फाज थे जो कि किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं। सियासतदान ने कहे हैं या किसी नून लीग के सियासतदान ने, नून लीग के रहम आया या नहीं, इसका नहीं पता चला। नहीं, ये नहीं पता चला, पर मेरी तो ख्याल था कि नवाज शरीफ को ना पहले मूल बतवात की ISPR की एक ना ही सिर्फ शहबाज शरीफ से बात चल रही है। ISPR के मुताबिक डील नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीइंग ए रिपोर्टर अगर वदारे इंटरफेरेंस नहीं करते तो असगर खां का एक केस पड़ा हुआ है, उसके कुछ हकायक देख लिए जाएं। और मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ रातों रात चले गया था, उसको आप क्या कहेंगे? मेरी ये रहनुमाई फरमाएं। नहीं, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर था, मगर वो कह रहे हैं कि अब कोई डील नहीं हो रही। आज की वो बात करें, आज हम उनकी बात आज उन्होंने जो कहा है वो सुन लेते हैं। ओलिया मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे, जरूर पूछें उनसे आपके पास क्या है उसके पास। इन माई अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इसको जितना कम बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। मलिक साहब, बात यह है कि आप मुझसे कोई रब्ता कर रहे हैं, वो बताएगा ना, तारुफ करवाएगा कि जी मैं फलां आदमी बोल रहा हूँ और हम आपसे डील करना चाहते हैं। वाई कांट ऑल दीज पॉलिटिशियंस जो क्लेम कि उनके साथ डील हो रही है, तो बताएं जी ये बंदा आया था, आपका मैसेज आया था, आपका एमिस्ट्री आया था। काजी साहब, बिल्कुल बच्चों वाली सीधी सी बात है। जब आप डील की बात करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है डील हो रही है, या हम करेंगे या हम डील नहीं करेंगे, तीनों सूरतों में ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अवाम अजीज़ नहीं है, हम इलेक्शन पे बिलीव नहीं करते, हमें वोटर नहीं चाहिए। ये तो आपकी डील की कहानी खत्म होगी। मगर सवाल ये है कि इन्होंने कहा क्यों है, ये क्वेश्चन तो ये बनता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने आप पिछले इस मंडे के प्रोग्राम में आपको ये बिल्कुल एक क्लियरली बात कही थी कि रियासती सतह पे ढांचे ने ये फैसला कर लिया हो कि पाकिस्तान का असल क्राइसिस इकनॉमिक्स है। अगर आपने उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें एक बात मेरा किसी ने तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं, उन्होंने कहा माशी चैलेंजेस इतने ज़्यादा कि दिफाई बजट हमने नहीं बढ़ाया। तो असल इशू ये है कि जब आप डील की बात करते हैं, इसका मतलब ये कि हुकूमत नाकाम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। मैं नहीं कह रहा, मैं मीनिंग्स दे रहा हूँ। तो आप अपनी ज़रा स्टॉक एक्सचेंज का एक हफ्ते का हाल देखें जो हो रहा है,
और बाकी फिर रोज़ हम यहाँ कहानी एक अपने एक बातों वाला सामान बनाया होता है, महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, तो आपने ये तासर देना था। दूसरी चीज़ बहुत बड़ी जो ज़रूरी बन गई थी वो यही थी कि आपको जो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी का जो तासर था वो डायरेक्टली रिलेटेड था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। मेरी राय में ये सारा मैसेज इसलिए है कि आप पॉलिटिकली स्टेबल हैं, यहाँ चीज़ें नहीं बदल। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आपसे बड़ा सादा सवाल है। अच्छा मलक साहब, मैं सवाल का कोई उल्टा मतलब निकाला है। सवाल आज मैंने कमो बेशतर 15 जर्नलिस्टों के तजिए देखे हैं, पर उनका मलक साहब की एक बिल्कुल आज अलग लाइन है। नहीं, कभी आपने सुना इस तरह आर्मी का तर्जुमान है वो ये कहे कि हम दिफाई बजट नहीं बढ़ा रहे? नहीं, ये 10 दफा कहा, पिछली दफा भी नहीं बढ़ाया था। भट्टी साहब मेरा सवाल सुन लें आप। सवाल ये है कि माशी बुरान है, तो इस माशी बुरान में मैं आपको मतलब है कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने माशी बुरान ठीक करा। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं लफ्ज तो नहीं कहता, जो बानी है इस बुरान के वो ठीक करेंगे। कादी साहब, हमें तो अपने मेजर जनरल डीजी ISPR के मौक़िफ़ को अहमियत देनी है, लेकिन क्या हम इसको छोड़ देते हैं? आजकल डील नहीं हो रही ना चेयरमैन सेनेट के, जब चेयरमैन के लिए अदम एतमाद आई थी, किसी सरकारी इदारे ने कोई रोल अदा नहीं किया, हम मान लेते। डाडे दी सत्ती भी 100, माड़े दी 100 भी सत्ती। मलक साहब, जॉइंट सेशन में भी किसी ने कोई फोन नहीं किया, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, किसी सरकारी मान लिया। क्या आप पींगे जर्नलिस्ट अगर ये सवाल करें कि सरकारी इदारे हम ले लेते हैं और हुकूमतें उन एक दूसरे के साथ मामला तय करती है, ये झूठ होगा या ये सवाल मेरी मुहिब्बे वतन होने पर मुझे डाउट कर देगा? देखिए भट्टी साहब, अगर आप सच बोलते हैं तो मैं अपना जो जनरल एक्सपीरियंस है ना मीडिया का, उससे मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान आज भी खुशबू आ रही है और माजी में एविडेंस है कि यहाँ पे सरकारी इदारों की मुदाखलत रही है। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अच्छा काजी साहब, आप भी माशाल्लाह आपने 85 से जर्नलिज्म करें, डील की कभी रसीद होती है? कभी ये खुल के मिनटों पारा का आके डील करते हैं? अगर कोई करता है, कोई भी, मैं छोड़ दे, मैं ये हुकूमत और इसमें नहीं, कोई सरकारी बंदा डील करता है, किसी ने कस्टम ड्यूटी में रियायत लेनी है, कंटेनर मंगाया फ्रांस से, कह दिया चाइना से, कचरा अंदर आ, क्या कह दिया, कभी दूसरी नहीं, 2 मिनट ठहर जाए, आप फरमाया। देखिए, ये कहते हैं साबित की जाए, हम तो मान गए डील नहीं हो रही, लेकिन हर इलेक्शन कमीशन कहता है हर MNA अपने इलेक्शन पे 40 लाख से ज़्यादा अखराजात नहीं करते। 40 लाख में इलेक्शन हो जाता है? हो जाता है? नहीं होता, सवाल ही पैदा तो नहीं। फिर वो साबित करे ना। अच्छा, मैं ये ज़रा जो सिविल मिलिट्री, आपकी बात को मैं बाद में जवाब देता हूँ, बट सबसे पहले ये जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में उन्होंने बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा, वो जनरल साहब, एक तो ये बता दें कि 2021 में सिविल मिलिट्री रिलेशन कैसे रहे और आप 2022 में उनको कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपने वो सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एस्टैब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। जितना आप इस चीज़ को बहस में लेके आएंगे उतना आप इसको अंदर खींचेंगे। तो हम आपको बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इस चीज़ से बाहर रखें, इदारे को इस चीज़ से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। अब भट्टी साहब, मैं आपको एक एंगल देता हूँ। मैं किसी और चैनल पे बैठा था और हुकूमत के एक बड़े दोस्त साफ़ी जो है, उनका ये कहना था जी दुआए खैर हो चुकी है, निकाह होने वाला है। ये कोई आज 2 हफ्ते पुरानी बात है। मैंने कहा यार थोड़ा सा एक मसला बीच ये है कि इसमें बड़ा एक हलाले का भी एक पेचीदा अमल होगा और फिर अपने आशना के साथ बार बार फरार होने का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, तो डील मुमकिन है। अच्छा, अब बात यह है कि एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट डील करती है और यहाँ नहीं करती, दुनिया में हर जगह करती है, अमेरिका में भी करती है, एक बार। दूसरी बात ये कि मैं भी ऐलान करता हूँ कि और मैंने छड़ के नस ना जाना, मेरी डील होने लगी जे, इंशाल्लाह ठेके मिल कैसी बनेंगे। वहां पर भी तो आपकी जाके पूरे मीडिया पे खुद बताते हैं लोगों को सारी डील होगी, सर मुबारकबाद दो, और तो आप कहां खड़े हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पे, यकीनन एक पे होने भी चाहिए, क्योंकि देखिए मिलिट्री का अपना रोल है, चीफ एग्जीक्यूटिव का वजीर आजम ही है, चाहे उसका कोई भी नाम रख लो, मोइन कुरैशी रख लो, वही है। हम ये नहीं कहते कि DGI की जब वो गई थी उसमें कोई इख्तलाफ हुआ, नहीं हुआ होगा। हम तो सारी बात, मैं तो अपने DGI को वेट देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े अदारे के इतने माशाल्लाह बड़े अफसर हैं,
लेकिन मैं अगर बड़ी साहब आप 10 दफा ये खबर दे चुके हैं कि 35 कोशिशें हो चुकी हैं हमारे साथ डील करो, वो नहीं पे करना। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। देखे कि नवाज शरीफ, मेरी इतला है कि शहबाज शरीफ से मामला तो रहे हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा सवाल करना हक बनता और मैं कर रहा हूँ, वरना इसका एक बेहतरीन हल है। हो सकता है नवाज शरीफ से बात हो रही है, नहीं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से अगर बात हो रही है तो क्या हो रही है कि जनाब। अच्छा कैसा, मैंने कभी भी नहीं कहा वो हुकूमत में आ रहे। बेहतरीन हल ये है कि हो सकता है कभी भी जिंदगी में 1947 से इंटरफेरेंस किसी इदारे ने ना की हो। इसका एक असगर खां को एक ट्रुथ कमीशन बना दे। नहीं बटी साहब, आपकी बात थोड़ी सी नहीं, वो कमीशन यहाँ खाली कमीशन, उन्होंने ये भी फरमाया कि रात टॉक शो में ना ये बातें होती नहीं होनी चाहिए। काजी साहब वाली चलेगी। मेरा छोटा सा सवाल है, ये हम तो चलो एक आम शहरी कह लें, एक सहाफी, कीड़े मकोड़े चले, मुझे बता दें किसी भी मुल्क की दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, इसका वजीर दाखिला उसका नाम है शेख रशीद। 5-4 दिन पहले वो बंदा ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा है कि हम पे साया है और ये साया 5 साल के लिए। व्हाट इज दिस? नहीं, दूसरी बात काजी साहब, इसके बाद मुझे बताएं आप क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं डील नहीं हो रही, हम तो मान रहे हैं उनकी बात। अपना सवाल जरूर रखेंगे। खुद वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं सुन रहा हूं एक मुजरमा नवाज शरीफ भगोड़ा मुल्क से भागे हुए को बेगुनाह कराने के लिए असेंबली बनाई जा रही है। ये सारी नहीं ये बातें, ये तो मुल्क का वजीर आजम। आपकी जितनी माशाल्लाह फेर बारें हैं और बारों में जितना एक इंसाफ का बोल बुलंद हो रहा है, वहां पे जो खेल खेला जा रहा है, इलेक्शन में जो इंटरवेंशन होती है, वहां पे एक मुजरिम को तकरीर करवाई जाती है। एक मिनट। और दूसरी बात ये, शेख रशीद पर तो साया है, तो बूटों के ऊपर बैठकर कौन आया है? और मेरा मतलब है शेख रशीद साहब को आप फांसी खुदा ना खास वजीर आजम नहीं सुनो तो मैनू दसो, जे आपको बूट की छत्र छाया आपको मिल जाए तो मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला है। ये शेख रशीद बेचारे में मिल जाए तो यार हम किसी एक पार को, हम तो पहले ये मेरा ख्याल है ये कोई ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए बड़ा हाई लेवल पे, कि क्या ये सारे प्रोपोगंडे होते हैं कि अदारे इंटरफेरेंस कर रहे हैं। पहले तो ये बात सच तो साबित हो, इसकी कोई चीज तो निकले ना, बजाय इसके कि हर बंदा मलकता है यार, इसका कोई ऐसा हल निकाल होना चाहिए। आस्कर खान केस को ले लें, वो एक मिसाली है। उसमें उस वक्त के एक रिटायर्ड जनरल साहब ने एफिडेविट दिया हुआ, जी हाँ, वो किस लिए पैसे दिए थे। अच्छा, एक और भी केस है, इसके साथ 1 मिनट में लूंगा। मेरे ख्याल में 2 काम पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। एक तो जो आपने कहा, दूसरा जो 47 से आज तक जो कर्जे हमने लिए ना, वो किस किस ने खाए। 2 चीजें बतानी जरूरी है मेरे साथ। नहीं, मैं आपको ये बात बताता हूँ, एक जरा यार, एक रियल पॉलिटिक की बात कर रहे हैं। सूडान से लेके अमेरिका तक कहाँ एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं है? जो बाइडन किसका कैंडिडेट था? यार मेरी गल सुनो, आप मुझे बताएं, कोई खला है, कोई अलग-अलग बंद दायरे हैं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट इधर है, इधर आपकी एग्जीक्यूटिव बैठी है, उधर अदलिया बैठी हुई है। 100 बंदों ने खत लिखा, आखिरी बात, 100 बंदों ने खत लिखा था उसके वक्त ट्रंप के, यार मार्शल लाना अमेरिका चला। अच्छा, जान मैं नहीं लिखा, उसमें प्रेसिडेंट भी थे साबिक और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे और वजीर। उस जनरल का भी बयान पढ़ ले, फिर उसी जनरल का बयान पढ़ ले जिस पर हमने कहा मार्शल, उसने कहा मेरा ये काम नहीं है, मैं सरकारी मुलाजिम हूं। उसने कहा था, अच्छा ये भी नहीं कह रहे हैं हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है, ये भी नहीं कह रहे हैं। अच्छा, नहीं मनते, उन्हें मन लेंगे। आप कह रहे हैं कि अमेरिका में जान की माल पाऊं, मैं तो कह ही नहीं रहा डील नहीं हो रही। वो तो खुद हम कह रहे हैं, हम तो उनकी बात को वेट दे रहे हैं। मोहतरम डीजी ISPR हरदिल अजीज जनरल साहब की, वो कह रहे हैं नहीं हो रही, हम तो उनकी बात को मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सियासतदान भी गलत देते हैं, सहाफ़ी भी गलत खबरें देते हैं। इसमें एक ट्रुथ कमीशन कायम कर दिया जाए कि क्या माजी में या अब। मैं तो इतनी बात करता हूँ, ये एस्टेब्लिशमेंट से भी हाथ जोड़ लेते हैं। आपकी जो ख़ानदानों से लड़ाई और दोस्ती है, उससे हमें निजात दिला दे। कोई हमारा मसला भी है, कोई रोटी हमारा मसला है। yes. मैनू दसो, एक खानदान रह गया तुहाडे कोल, बई उसको डील मिलनी है तो उहदे लई सारे साफी लगे ने, उहदे कोई टोकरियां वाला लगे है, कोई फलाना लगे है, कोई प्लाटा वाला लगे है। बंद करो ड्रामा यार। हम एस्टैब्लिशमेंट से हम बैठ के बात करें जेन्युइन पॉलिटिकल तहरीक के जरिए, इनके पीछे चलेंगे, ये फिर एस्टैब्लिशमेंट के आगे बैठ के चले जाएगा है कि इनके जिनके साथ लिंक है, जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमें खबर है, तो फिर कार्रवाई कर ले। बड़ी साहब की बड़ी खूबसूरत बात, हैरान हूं, हर बंदा। आज मैं एक और प्रोग्राम में था, आप मुहिब्बे वतन नहीं है। मैं यार छोड़ो यार, जड़ा है ये अल्लाह का वास्ता, मुझे मतलब ये जरा ये जो उन्होंने मुद्दत मुलाजमत के बारे में कहा है, आज साहब खुल के उन्होंने बातें की हैं, हम जरा वो सुनवा दूं आपको, फिर बात करें।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दहशतगर्दी के खात्मे, मुल्क में इस्तेकाम के लिए और जमहूरियत की बका के लिए बेतहाशा सब्र तहम्मुल और कुर्बानियाँ दी उनके साथियों ने भी। क्या इसके एतराफ़ में 22 नवंबर को उनका मुद्दत ख़त्म हो रही है, मज़ीद तोसी का इम्कान है? देखिए, आपके पहले सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगेन ऐसी बेसलेस स्पेकुलेशंस में मत इंडल्ज करें अपने आप को। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस तरह की बातचीत, इस तरह की क्या सहराइयों में मत इन्वॉल्व हो और ना ही ऐसी चीज़ों को हवा दें। खुल के बात हुई है उनके सामने, उन्होंने कहा कि ये बेसलेस है। देखें जी, सवाल करना साफ़ी का हक है, मेरे ख्याल में सवाल बनता ही नहीं, वो ऑलरेडी एक्सटेंशन पे है। कुर्बानी उन्होंने दी है। अगर ये पाकिस्तान, तो इसमें दो राय है ही कोई नहीं। फौज के अफसर और जवान जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं, अगर कोई एक आधा आदमी डील या चले बात करता है, मेरा ख्याल है उसको अदारे को भी चाहिए उसको सामने लाया भाई ये किसने किया। अगर एक सहाफ़ी को पैसे ले रहा है, जब भी अब आपने कहा हम में भी काली भेड़े हैं, तो हम कहेंगे इनको एक्सपोज करो। हम तो नहीं, आप उनके वकील बनेंगे ना, आपने पैमरा का चेयरमैन बनना है आपने कोई सरकारी मराहत लेनी है, पीटीवी का चेयरमैन बनना है आपने, कोई बाजू ठीक है, ये का बनना नहीं होती कोई कहीं पे। तो लिहाजा अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो मलक साहब ट्रुथ कमीशन क्यों नहीं बन जाता? आप थोड़ा सा मैं ईमानदारी से समझता हूँ अपना भट्टी साहब, आपने जो आइडिया दिया ना, इसके बाद प्रोग्राम वहीं पे मुझे लगा जैसे कंक्लूड हो गया, ख़त्म हो गया। कि आप जब तक सच देखें, हमारा क्या होता है, कल देखें जो केस आया, अपना कमेटी ने कहा जी कि इमरान खान साहब ने तशरीह किया, देखें हम सुरखरू हो गया। वो कह रहे हैं आपने आपके बैंक में कौन गुजारिश लैंडिंग साबित हो गई, मेरी गुजारिश पर केस नहीं हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी बेचारे जो अवाम है, हर चीज पे हम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। हमें सच बताएं है क्या, फैक्ट्स ही हमें बचाएं। कल हमने इंक्वायरी कमेटी को रिपोर्ट कर दिया, अब वो जुडिशियल फोरम पे डिसाइड होगा। हाँ, तो 3 साल चलता है, 3 साल लगे या 35 साल लगे, ये वही अदालत ने जिसने तुम 35 साल प्रिजाइड ओवर कर दे रहे हो, ये वही अदालतें हैं जहां आपने जज लगवाए थे। मतलब वही मैं कह रहा हूं, कंफ्यूजन है, मतलब है कि वही है ना, अब जब फैसला आ जाएगा इन्हों बाहर काट दो इमरान खान को। इस निजाम में सच कहां है? सच ये है, मेरा ये सच ये है कि अगर मेरा हाथ एस्टैब्लिशमेंट पकड़ ले और मेरे जैसे नालायक बुद्धू को जो चपड़ासी बनने के काबिल नहीं है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे तो सारी आजादियां और सहाफत आजाद हो जाएगी। ये सच है। नहीं वो तो और एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर रही यार, आप उसको दूसरी अगर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई यहां होनी है, ये कोई तहरीक चलनी है, और ये तो फिर इनके पीछे चलेंगे तो हमारा सौदा करके दुबई निकल जाएंगे। जिनकी आप सिविल आजादियां देख ली, कल जो ऑडियो सुनी आपने, यानी ये जो हमारा हशर करेंगे अगर ये आ जाते हैं, नहीं तो पहले तो मैंने सुना पड़ा, फिर भट्टी साहब सारी बात आपकी ठीक है। इसमें जो आइडिया ट्रूथ कमीशन वाला, वो कहां पे रुकावट बन रहा है? अवाम का हक नहीं है। मैं कहता हूं, मेरी राय ये है कि जिस चीज का कमीशन बनाना हो उसको वो मिट्टी पो सबसे बड़ा वो है। चलो, ट्रूथ कमीशन सबसे बड़ी वारदात साउथ अफ्रीका में हुई थी, जिसका ये सारे अनपढ़ जो है मिसालें देते हैं, और जिसके रेग्रेट में और जिसकी गिल्ट में मरा है नेल्सन मंडेला। वो 2 नंबर था सारे का सारा, कि तमाम माल और तमाम पैसा गोरों को देके और चले तुसी वोट पा लिया करो। आज वही प्रॉब्लम है। साउथ अफ्रीका दुनिया का बदतरीन मुल्कों में से एक है, क्योंकि वहां पे डील की वजह से कंप्रोमाइज हुआ था। अच्छा जी, काई साहब एक रहनुमाई फरमाए। नून लीग वाले पिछले 1 महीने से तासुर दे रहे थे नवाज शरीफ का। मैंने 2-3 दफा खबर दी शहबाज शरीफ की मुलाकातों की, किससे बार मैंने ये बताया नहीं ना, मैंने कहा कि कोई एफिडेविट लिखा है। आज नून लीग वालों की कोई तरदीद आई है, उन्होंने तो नून लीग को तो खासी छतरोल कर दिया। खुसूसन नवाज शरीफ का सवाल ही यही था, नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हो रही, तो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ से अब रियायत मांग रहे हैं कि हमें कुछ ना कहा जाए, आप अगर 4थी दफा वज़ीर आज़म बने। कौन था वो? गोयबल था। वो कहते हैं झूठ इतनी दफा बोलो कि लोगों को यकीन लगना शुरू हो जाए। यार कौन रियायत मांग रहे हैं? वो डांटे ने जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब डांटे गए थे आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट को। तरला साड़ी तरले वाली गल, ये मसीती नाल भला करो, वो ये करने गए थे, अगले मनी नहीं, उसी को डील कहते हैं। तो आप परेशान क्यों? जाए, हमने आपको डील नहीं देनी, निकले इसी को डील कहते हैं। अच्छा, एक और आपको स्वार्थ सुनाते हैं। ये मुसल्लह ग्रोह के हवाले से बात हुई हो, पाकिस्तान में किसी भी मुसल्ला फर्द या ग्रोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून की बालादस्ती और पासदारी से ही मुआशरे तरक्की करते हैं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है और इस हवाले से किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
ये मेरे ख्याल में उन्होंने टीटीपी के हवाले से कहा है कि हमारी उनके साथ बिल्कुल सही है। दूसरा जो पॉइंट जो शुरू मैंने कहा था, दूसरा एक और एक बड़ा तासर है जी कि वो वहाँ पे जो बाल लग रही है वहाँ पे अफगानिस्तान की सरहद पे, वो नहीं लगाने दे रहे, तालिबान रजिस्ट कर रहे हैं। फिर टीटीपी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो डीप पर्पज़ एक ये था, एक तो क्लियर इन्होंने किया कि 100% बाल लगेगी। नंबर 2, टीटीपी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही, कोई अमन नहीं, कोई दोस्ती, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ है कि इन लोगों ने आप हमारे बच्चे मारे, इन्होंने यहाँ पे इतना टेररिज्म किया, अब हम इनसे बात करेंगे। मेरा ख्याल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो 2 मेन मकासद उनके जो मैसेज थे, उसमें एक ये था कि टीटीपी से हम निबड़ रहे हैं, हम उनको माफ़ नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन जारी है। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, मैं आपकी जान की कसम में पतों की नहीं कर। ठीक है, चले करें आप। उन्होंने फरमाया कि तालिबान ने हमें कहा था, हमारे उनसे मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन मुल्की मुफाद ने देखें, ये उन्होंने कहा था हुए थे, तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान ने कहा था बात करें, इस हद तक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि टीटीपी में भी इख्तलाफात हैं, ये भी कहा उनके साथ, वो एक नहीं है पॉलिसी में। देखिए जैसे आज की दुनिया में कैसा डील का शोर क्यों मचता है, डील के कोई मतलब क्या है मुझे डिक्शनरी में। देखिए 2 वजूहत हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पर एक पार्टी जो अपोजिशन में है, वो डील इसलिए बताती है कि जब आपकी पार्टियों के अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है इकट्ठे रहने की, कोई नज़रिया नहीं होता, जब आपके सिर्फ माल कब्ज़ा ये वो दाएं बाएं होता है, तो फिर लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि इंशाल्लाह कब्ज़े के दिन फिर आएंगे। घबराना नहीं, थोड़ी सी तकलीफ काट लो। क्या यहाँ पे इसलिए ये लड़ाई लड़ रही है कि इन्हें सिविल आज़ादियाँ चाहिए ने? मुझे बताएं, किसी आदमी ने कल हमारे अलावा प्रोग्राम किया है कि यार ये आपने साफियों को कहा, साफियों में कोई आज़ादी नहीं है, हमें पकड़ लेते हैं, हमें कुटते हैं, हमें गैब कर देते हैं। हैज़ एनीबॉडी, किसी बंदे ने किया कि यार ये क्या आपके बगैर, आपके सिवा या उस बेचारे जिसको गालियां दी गई उसके सिवा किसी ने बात की है? भट्टी साहब देखिए, मैंने आज़ादी है, साफत, ये आज़ादी है, टोकरी है, हमें तो लोग कुत्ते भी कहते हैं, हमें देखे ना यार भौंकते हैं, लेकिन हम उन्हें फिर भी आप कहते हैं। भट्टी साहब, मैं तो अपनी और आपकी बात ही नहीं करता, असंत नस्ला पहना है तुम। काजी साहब नहीं, अच्छा भट्टी साहब, हमें हमारे साथ आज इन्होंने कहा कानून की पासदारी, खुदा की कसम काजी साहब 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, हर फोरम पे गया, इंसाफ है ही नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, आपको नहीं पता क्या? मुझे पता है, मैं आपके साथ धक्के खा नहीं रहा। ये साफत की बात कर रहे हैं, और यार इसकी तो बुनियाद ही रेटिंग ही फ्रॉड है। अगर मुझे कोई बंदा मेरे साथ करे मुनाजरा, फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। छोड़े, अच्छा, इस मुल्क में एक माफिया पीबीए वैसे चंद लोगों के लिए आ जाता है। कभी आया है कि शफाफ रेटिंग हो, कभी ये आया है कि साफी वक्त में तनख्वाह मिले, कभी ये आया है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में ना रखा जाए, लेबर लॉ की वायलेशन ना की जाए। अब कहाँ गई साफी तंजीमें जब उन्होंने साफियों के बारे में इतने सीनियर मोस्ट साफियों में मदर अब्बास साहब इल्म लोगों के बारे में कहा? पार्टीजन नहीं है यार, नहीं वो न्यूट्रल है। हमल मिजाज, चलो हम तो है ना यार, उन पे एलिगेशन लाया ये साफी। काजी साहब नहायत एहतराम से, हमारे में भी काली बेड़े हैं, इस अपनी मंजी थले के साथ। एक सवाल और करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में इसकी जो टाइमिंग है, ये लग रही है कि जब परवेज रशीद साहब मिनिस्टर थे अपना इंफॉर्मेशन, अच्छा एक मिनट जी, वो किस हैसियत में दरखास्त कर रहे थे मोहतरमा मरियम साहिबा से? वहां सिविल आजादियां किधर गई थी? वो एक खानदान के जाती मुलाजम थे या मेरे मुल्क के बाइज्जत एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे? काजी साहब, आपने जो कहा है, आपने बड़ी सिविलाइज बात की, अच्छी बात की, मगर मेरा ख्याल है मेरा भी एक कंसर्न है, वो भी होना चाहिए कि ये जो वीडियोज है कौन बनाता है, कहाँ से आती है, किसके पास ये पावर है? ये भी तो कोई सवाल मेरा हक नहीं बनता। मेरा फिर वही सवाल है कि मुझे भी कुछ सच बताएं, ये मुल्क किस तरह चल रहा है, कहाँ से वीडियो? आपका मसला हल कर देता हूं, बताएं। मैं ये तो वीडियो के बारे में कोई पता नहीं है ना, कुछ हर दूसरे की वीडियो आ जाती है, कुछ वीडियोस का तो पता है ना। अगर मैं एक वीडियो लेके आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं और अगले दिन भाग जाता हूं उससे, और तुसी तो मने हैं, मुजरिम है, वो तो उनसे पूछे ना, ये तो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा। तो आपने कोई सजा दी उनको? जो क्लेमेंट है वो काजी साहब आपका वजीर आज़म भी इंसाफ की बात कर रहा है, डीजी ISPR साहब भी कह रहे थे रियासत में रियासत नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। चलो ये वीडियो तो मरियम साहब वाली सामने नहीं आई, अरशद मलिक की मरियम साहिबा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथ बैठा के वीडियो दिखाई। ये सवाल तो उनसे पूछो ना। नहीं, मैं पूछता हूँ, ये अफसल भट्ट साहब नाम था आलमन उनका, जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किसके कहने पे ये जो मलिक अरशद मलिक की वीडियो की जो बंद की थी तफ्तीश? बशीर मोहम्मद साहब, मेमन साहब, बड़े नेक आदमी आप, प्लीज आंसर दिस नेशन। हमारे टैक्स से आपको पैसे मिलते हैं, वो किसके, कौन मिला था आपको आके?
और किसके कहने पे आशा पूछी थी, जरा बताएं आवाम को। अच्छा, नहीं, भट्टी साहब मुझे बताएं, मरियम साहब ने नवाज शरीफ हयात खान ने दिखाई वीडियो उन्होंने शो की, वो मेरे आपके पास नहीं थी। 100%। तो ये हुकूमत जो मदीने की रियासत है, जो बार बार कहते हैं कानून जो कि है ही नहीं पाकिस्तान में, इंसाफ जो कि है ही नहीं, मुझे जुल्म दुख होता है कि जब ये इंसाफ की बात है। तो हुकूमत, इमरान खान तो अच्छे आदमी है ना, वो उसकी इंक्वायरी करा लेते, FIA को अल्लाह भला करे। वो मेरा वही पॉइंट है ना, अगर मरियम ने कोई गलत काम किया मैं क्यों डिफेंड करूं, मैं क्यों करूं उसमें मुकदमा। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आई, 2 साल हो गए नवाज शरीफ साहब, ये अदालत में नहीं जा रही हुकूमत के भाई, वो वहां पे इलाज कराने गया था, वापस ही नहीं आ रहा, कोई गया है? बयानबाजी से काम चल रहा है सारा, डील नहीं होती। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में नवाज शरीफ संजीदा बीमार थे, वो सही गए? नहीं भट्टी साहब, ये जवाब अदालत ठीक करा दो, 2 साल हो गए, अदालत ठीक करा दो, मलिक यूम साहब ने दोबारा लगा दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ जी, ये जरा सुने मौलाना क्या फरमा रहे हैं। ये किस किस्म का कल्चर है कि जो पसंद ना आए उसको कुत्ते करार दे, और क्या समझते हैं कि ये मुनासिब जुबान है? अब रिकॉर्ड कौन कर रहा है, क्यों रिकॉर्ड हो रही है? दोनों बातें बात यह है कि एक आदमी, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपके साथ गुफ्तगू में खुलकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बाद दफा आपस की गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज जो हम बाहर नहीं कह सकते कह जाते हैं, लेकिन उसको अगर आप चुपके से रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना जी। अब देखें ना, वो बिल्कुल एक जुर्म है रिकॉर्ड करना, उसके बंदों को पकड़ें। मगर इस पे मौलाना ने कमेंट नहीं किया कि जो उन्होंने बोला है वो दुरुस्त था या गलत था। नहीं, चाहिए था गलत कहना चाहिए था। वैसे मौलाना का अदब एहतराम से इस वक्त उन्हें मौलाना ना कहे। देखें, एक वो इंसानों को कुत्ते कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, यार मुझे भी किसी से इख्तलाफ है, पर मेरी क्या हैसियत है कि मैं किसी इंसान को किसी जानवर के नाम से पुकारूं। ये कहते हैं कि इनके कुत्ता कहना भी जायज़ है, कुत्ते कहने वाले की खबर देना नाजायज है। ओ यार, क्या लोग हो तुम लोग। गलत काम जो है नवाज शरीफ के लिए भी हमने कहा कि मौलाना भी जीते हैं तो ठीक जीते। सबसे बड़ा सबक जो हमने मिस कर दिया ना, नहीं कादी साहब, आपके ये लगड़ बगड़ साफी जो बार बार पार्लियामेंट में हमले करते हैं, क्यों नहीं आए अभी तक के बकरी बरादरी को कुत्ता गया या साबित करे? हाँ, नहीं, इसमें जो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, बात सिर्फ इतनी सी बड़ी साहब, हमें एस्टैब्लिशमेंट बांधे हुए, साफ़ी भी हाथ बांधे हुए चाहिए, अदालत वाले भी हाथ बांधे हुए चाहिए। हमारी आदतें जो ख़राब की हैं इस एस्टैब्लिशमेंट ने, मैं आपके साथ हूँ, बड़ा नुकसान किया हमारा एस्टैब्लिशमेंट में। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, और उसके अलावा ये हम बात अभी करेंगे, बात कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके और कितने पहलू हो सकते हैं। वेलकम बैक। मलिक साहब, ये भी उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े माशी बुरान में है, और दुनिया भी सारे माशी बुरान में है। उन्होंने कहा कि हमने जो उन्होंने कहा वो सुनाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनाएं जरा DGI-SPR का एक शॉट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमी ड्राइव्स एवरीथिंग। हर चीज़ के अंदर एक जो मुआशियात का अमल दखल है, एंड सिमिलरली डिफेंस भी उसी के जरिए सपोर्ट होता है। मुसल्लह अफवाज ने इन तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सामने रखते हुए, मुल्क के रिसोर्सेज को सामने रखते हुए, इवन लास्ट जो डिफेंस बजट था और उससे पिछले साल जो इन्फ्लेशन की मद में इजाफा था वो भी नहीं लिया था। So we are very well aware, and despite all this, within the resources that we have, मतलब आप अगर अपने डिफेंस के बजट का मुआवजा करें हिंदुस्तान के डिफेंस के बजट से, तो उसका कोई मैच ही नहीं है। बट स्टिल वी आर विद इन दीज लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी हैव। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी दिफाई सलाहियत को बरकरार भी रखा है, उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट भी की है, उसको बेहतर भी बनाया है, और हर तरह के खतरात से बैरूनी या अंदरूनी उनसे निपटने के लिए तैयार है, और आइंदा भी रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, मैंने ना कल इनको ये तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, यमन डिफेंस और माशी बुरान भी है, मगर मलिक साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, और मेरा ये इमरान खान और इस हुकूमत पे सवाल है कि डिफेंस बजट भी हमें अपना काटना पड़ गया, हमें PST पे भी कट लगाना पड़ गया। यार ये कल जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया था, ये मुझे ज़रा अगर हो सके तो चलाएँ। भट्टी साहब, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, काफ़ी चाहता हूँ, ज़रा देर से याद आया। कोई भी बड़ा सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके मुनाफे में बेपनाह इजाफा ना हुआ हो पिछले साल, जिसमें आप देखें कि आप कमर्शियल बैंक्स देख लें, ऑयल एंड गैस का मुनाफा बढ़ा है, फर्टिलाइज़र का मुनाफा बढ़ा है, और कई गुना बढ़ा है, पावर जनरेशन वालों को, फूड का बढ़ा है, केमिकल का बढ़ा है, टोबैको का बढ़ा है, ऑटोमोबाइल असम्बलर को की आमदनी बढ़ गई है, सीमेंट बनाने वालों की, टेक्सटाइल की। ये मेरे पास 32 सेक्टर हैं मलिक साहब। मैं इस मुहिम को हल करना चाहता हूँ कि मेरी मुल्क के 32 सेक्टर ऐसे, ये आप देख रहे हैं, और ये आखिरी जो नाज़रीन आप देख रहे हैं, इसमें इनके बड़े हुए मुनाफे हैं, मगर ना ये मुनाफा हुकूमत के पास आता है,
ना ये मुनाफा मेरे गरीब आदमी की जेब में आता है। ये 32 सेक्टर हैं, आप देख रहे हैं, ये टोबैको है, और ये जो आखिरी इसका कॉलम है, इसमें जो इस साल इनका मुनाफा पिछले साल से फालतू हुआ है, ये वो है। इनकी भट्टी साहब तरक्की हो रही है, मेरी तनजली हो रही है, मैंने तो समझा दो। काजी साहब, चंद खानदान हर दौर में ही तरक्की पाते हैं। एक तो मेरे ख्याल में दफाई बजट कम नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था मेरी नज़र में। मकार, अयार, भारत जैसा दरिंदा आपका दुश्मन है। अफगानिस्तान से आप पे अटैक करता है, टीटीपी आप पे करती है, अमेरिका आपको कमज़ोर करना चाहता है। जबकि सियासी बजट पे कोई कमी नहीं हुई। मैं उस दिन एक बंदे से पूछ रहा था कि ये जो पार्लियामेंट है यहाँ जो वुज़रा रहते हैं, मैंने कहा यार बिजली के बिल में और इसमें तो हुकूमत बड़ी सादी है। कहता 3 गुना इजाफा हुआ। मलक साहब, 3 गुना किस में इजाफा हुआ? बिल में, बिजली के। तो फिर उनका प्रॉफिट बढ़ा ना बिजली वालों का। फिर इसका मतलब है सियासतदानों के लिए और सरकारी का ऐसा भी इधर देखे जरा। मैं आपके लिए एक फिक्र निकाल रहा हूँ बिजली के लिए। मुझे दुख है कि इन्होंने दफाई बजट क्यों कम किया। एक सरकारी अफसर मलक साहब 8-8, 10-10 कनाल के घर में रहता है, कोई इनसे पूछने वाला है? ये गिद्दे खा रही है बाकी। बटी साहब आईपीपी का मैं पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पिछले साल जो आमदन थी वो 13,339 मिलियन रुपीस थी। 13,339 मिलियन। इस साल हुई है 34,058 मिलियन, और जो उसमें इजाफा हुआ है पावर जनरेशन के मुनाफों में या आमदनी में, वो 2,719 मिलियन रुपीस का हुआ है। ये तो क्राइसिस में। अच्छा काजी साहब, नहीं मेरा 8,000 का बिल आया इस दफा, मैं अकेला आदमी हूँ हजूर, और गर्मियों में मेरा 500 से ज्यादा बिल नहीं आता था क्योंकि एसी नहीं चलता, सर्दियों में सॉरी। तो ये इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, रियासत का प्रॉफिट खत्म हो रहा है। मैं यही काजी साहब कह रहा हूँ, ये मुल्क चंद ताकतवरों के लिए। आप रीजनल लेवल पे ना कमिश्नर और दीगर सरकारी अदारे भी, इनके महलात आप तस्वुर नहीं कर सकते। और मेंटेन रुपए सालाना एक घर में लग जाते हैं, बना बनाया घर है। काजी साहब, इस मौके में अगर इकान माशी तबाही है तो 90% गरीब आदमी की। ये अब आप जिन फैक्ट्री में कह रहे हैं, ये अरबों रुपए कमा रहे हैं ना। ये मुझे किसी बंदे डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने भेजा मुझे। नहीं तो मुझे बताए ना, इनसे ले पैसे, इनकम टैक्स ले। अच्छा, ये मलिक साहब, ये जिनकी जमहूरियत खतरे में है ना और सिविल आजादियां, माल बड़ा आ रहा है इनके सारे सेक्टर्स में। कई सब देखें ये गंदी लड़ाई है यार। जवाब ले लें। मलक साहब 30 सेकंड, इसके बाद मैं माफी चाहता हूँ। मिफ्ता इस्माइल सिर्फ टॉफियां गोलियां बनाते हैं, वो अरबों रुपए ज्यादा कमा गए हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल महंगाई के खिलाफ बोलते हैं। और साफी ने सवाल पूछा उनसे, बात आपने शुरू की है डिफेंस बजट से। 1 मिनट अब मुझे भी दे दें। मैंने शुरू में जब आपने मेरे से कमेंट लिया था, मैंने कहा जो मुझे सबसे सीरियस बात लगी है ना इस रियासत के सामने जो चैलेंज है, मैंने कहा था वो इकोनॉमिक्स है। अब वो साबित हो गया। इंडिया जो है वो दुनिया की 5 जो सबसे ज़्यादा डिफेंस पे पैसा लगाने वाले ममालिक हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ दोज। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आपके जनरल साहब ऑन रिकॉर्ड है। आज के पिछला साल जो 2021 है, मगरब अफगानिस्तान की सरहद से हमें शफकत नहीं मिली, प्यार नहीं मिला। हालांकि हमने बड़ी तारीफ़ की तालिबान आगे, वहाँ पे टीटीपी से हम पे हमले भी हुए हैं, सारा कुछ है। तो आपकी ये है सिचुएशन। अब मुझे बताएं कि आपकी जो हुकूमत पे जो डील की तरफ मैं आने लगा हूँ, उसकी सबसे बड़ी जो अफवाह है या सच है या झूठ है, उसके पीछे ये हुकूमत की इकोनॉमिक नाकामी थी। वो प्रेशर आया सारा सबसे बड़ा, जहाँ से ये प्रेशर है। प्रेशर कहाँ से है कि इस इकोनॉमी के साथ, इस सिस्टम के साथ अगर आप पाकिस्तान चलाएंगे तो ये हम इस प्रोग्राम में 10 दफा कह चुके कि आप डिफेंस बजट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, आप मियां साहब की तरफ आपकी भैंस बीमार हुई थी तो आपने क्या किया था? उसने मैं आधा किलो नीला थोथा खुआया सी, तूने खुआ था तो कहते वो तो मर गई है, आधा घंटा तड़प के कहीं तेरा आधा घंटा तड़पी है, मेरी 15 मिनट तड़पी सी, तो नीला थोथा खा लिए। बात ये है कि मैं सवाल उसकी तरफ मैं आता हूं ना, हर कॉर्पोरेट सेक्टर अपने प्रॉफिट रियासत के पास पैसे क्यों नहीं है? रियासत के पास इसलिए पैसे नहीं कि रियासत अपने लिए काम कर रही है। रियासत क्या कर रही है? अवाम के लिए। अवाम के पास, रियासत के पास क्या है? बिजली रियासत के पास है, पेट्रोल रियासत के पास है, मोबाइल का टैक्स रियासत के पास है। रियासत तो अवाम से छीन के, मेरी सुन लेना, रियासत की सबसे बड़ा मसला ये है कि ये रियासत सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए टैक्स ले रही है। रियासत टैक्स इसलिए इकट्ठा नहीं कर रही कि वो वहां की खिदमत करे। ये रियासत की डेफिनेशन पूरी नहीं कर रही। मैं एक फिक्र बताता हूं, जिस दिन रियासत का ये मसला हो जाएगा ना, यू हैव टू रीडिफाइन दिस रियासत, मसला नहीं रहेगा,
जिस दिन स्ट्रक्चरल चेंजेस पे आएगी और उन लोगों को जिन्होंने इस बर्बादी को यहां तक पहुंचाया है, इमरान खान समेत, ये बहसों से बाहर नहीं निकलेंगे और ये स्ट्रक्चरल इशू बहस नहीं होगी। और जब तक आजादियों के लिए हम वही पुराने चक्के जो हैं उनको इंपोज नहीं करते अब यहाँ फिर ठीक होंगे। अब थोड़ा सा ठहरे, नहीं आपने ये सारा डाटा दिया, रियासत से इसका मुकाबला करते हैं। PIA भी एक रियासत का नुमाइंदा ना, आपने सबका प्रॉफिट बताया, उसका मैंने आपको बताया था 560 अरब का लॉस है, 500 अरब 60 का। कल मैंने आपको बताया सिर्फ गैस जाने से $250 मिलियन का हमें वहां से नुकसान हुआ है। 1200 अरब का लॉस है हमारी पब्लिक सेक्टर का, ये जो रेलवे, ये छोटे छोटे गैस का मसला मैंने सुना है हाल हो गया। मलक साहब छोड़े, आप महंगाइयों के फिगर इतने खौफनाक डरा देते हैं। अब हुकूमत ने कहा हम सुई गैस नहीं दे सकते, हर घर में आंसू गैस मारेंगे, वो वही होगी, फिर आपके जरा आंखें भी नम हो जाएगी। ये हुकूमत बड़ा दर्द रख रही है, ये इशू असल है। गैस नहीं देगी, आंसू गैस देगी। आप मुझे स्टेट का एक इदारा बता दें जो सर्विस दे रहा है और प्रॉफिट दे रहा है, मुझे स्टेट का इशू ये है कि जो जिस मैशत पर 80% लोग कब्जा करके यहाँ गंदी सियासत कर रहे हैं काले पैसे से, वो मसला है। तो वो निजाम मसला है। उसको गिरफ्तार किसने पकड़ना है? ठहरे उनको किसने पकड़ा? गिरफ्तार को पकड़ना है जो कि हाई जैक हो स्टेट का कोई काम नहीं है। मेरे जैसे साफी टोकरियां लेके स्टेट का कोई काम नहीं। व्हाट इज द स्टेट रोल? स्टेट से तो लड़ाई करके ठीक करना पड़ेगा। स्टेट का क्या रोल रह गया? ये तो स्टेट के गमाश्ते में ठीक करवाएंगे, जो स्टेट के नाजायज औलादे में ठीक करवाएंगी। छोड़ें यार, आगे बढ़ते हैं। ये हाँ जी भट्टी साहब, ये फॉरेन फंडिंग जो है इसमें खान साहब फंस गए हैं, PTI फंस गए। देखिए जी, मैं आज एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहब के पास बैठा था, उनके पास वो रिपोर्ट भी पड़ी थी। वो कह रहे थे इससे बचना नामुमकिन है बज़ाहिर अगर ये कानून के मुताबिक चलता। क्या, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा तीनों पार्टियां चोर हैं, इसी तरह करती हैं। एतजाज हसन साहब की बात करें, मैं सुनाऊं मुझे एक साबिक, मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज से बात कर रहा हूँ, काजी साहब, मैंने इमरान खान की फंडिंग बाइट देखी है। ये जो 1 अरब इन्होंने कहा गलत है, 50-60 अरब बहुत ज़्यादा अरबों को उन्हें फंडिंग देते हैं। जब इमरान खान साहब जाते हैं ना, एक टेबल मलक साहब 2000 पाउंड की बिकती है, जहाँ लोग सच है, ये सबको पता है, ये तो छुपी बात है, ये तो कम पैसे बताए। आप बड़े फैन हैं, मैं भी बड़ा फैन हूं, और मलिक साहब भी एहसन साहब फंडिंग के बारे में कुछ बात करें। अगर इस तराजू पे तोला गया तो कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा कैसा साहब, 1 मिनट सिर्फ दे दें मलक साहब ने। तराजू पे तोलने से कौन रोक रहा है? आप आपकी हुकूमत, आपके इदारे करें, आपके इदारे भी आज़ाद हैं आपके मुताबिक, सिर्फ साफी बुराई है। अदलिया भी आज़ाद है, सबको इंसाफ मिल रहा है। नहीं, या तो फिर ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में सब कुछ कौमो होगा, बीच में सब नहीं काजी साहब, भाई आप भी रहे, वो आइन और कानून की बात बता रहे हैं। एतजाज हसन की आईनी माहिर पाकिस्तान में उनसे कोई जोड़का नहीं है, तो फिर सारे जाए भाड़ में। अगर जिन्होंने निजायज पैसे से फंडिंग की है, भट्टी साहब मेरी भी सुन भट्टी साहब, आप भी यहाँ पे मैं अदालतों की बात नहीं कर रहा, यहाँ का जो कानूनी निजाम है जिसकी मेरा सुन लेना, 3 से 4 साल आपको कहती कुछ नहीं है, मुकदमे चल सकते। चेयरमैन पैमरा को 3 दफा शिकायत की, ठीक हो गया ना, उसने एक काम से सुनी है। तो मेरा आर्गूमेंट इसमें सुन लें, इसका कानूनी जो पहलू है वो चलते रहे, उसमें पीपल्स पार्टी आ जाए, नून आ जाए, सारी पार्टी को सही कहा उन्होंने, मगर होना कुछ नहीं करना। मगर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ, इस रेस में जो PTI का जो शोर था ना, साफ चली, शफाफ चली, वो जो मॉरल उन्होंने मोरालिटी उठाई थी कि हम ये करप्ट नहीं है, हम चोर नहीं है, हम टैक्स नहीं खाते, ये खाते हैं, वो मार खा गए, वो बराबर हो गया। ये इस मुल्क की सियासत में जितना इखलाक ने रोल अदा किया है और जितनी पार्टियां इखलाक के इस तरह मीज़ान पे आती रही हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने इखलाकी तौर पर बड़ा काम खराब किया है। इखलाक बड़ा अच्छा चल रहा सीट है, बिल्कुल। NGC पहले भी तो हुण भी NG है। इमरान 22 ने 22 साल तक मोरालिटी के ऊपर टॉप पे रह के 35 साल जो यहाँ चक्कों को हमारे ऊपर गलत डोंट जस्टिफाई दैट। आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब, ये वो कह रहे हैं, मुझे अब ये लग रहा है कि अगर ये सारे इसमें फंस रहे हैं फिर सबके इत्तेहाद हो जाएगा। देखिए काजी साहब, यही बदकिस्मती है, जब बड़े माफिया को हाथ पड़ता है वो एक हो जाता है। वो डील तो नहीं हम कहते अंडरस्टैंडिंग मुकमका कर लेता है। जब भी बड़े माफिया को हाथ पड़ा, पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम में एक बहुत बड़े माफिया का जिक्र कर दिया कि इसने खरबों रुपए लूटे हैं, मुझे अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। नहीं भट्टी साहब, ये फिर यार मुझे बोलने दे। माफिया मैंने सुने ना, मेरी माफिया के लिए हमने रियासती इदारे बनाए, हमने अरबों 7200 अरब रुपए हमारी थी रियासत में, तो फिर ये रियासती इदारे किस लिए हमने बनाए? ठीक हो गए, तो फिर क्यों बनाए? नाइंसाफी नहीं होगी, गुना माफिया का है, मगर जिम्मेदार कौन है? मुझे आप सारा माफिया पे चढ़ाई की हुई
जिन्होंने जराइम पेशा लोगों को इदारों में भर्ती किया, अब वो भी चोर है, वो उन्होंने जी शुरू कर देना, मिला जुला के 35 साल आपके जिम्मे आते हैं। मुझे ये बताएं, जिन्होंने 2 नंबर बंदे, बेटा तुमने जाती मुलाजिम हो मेरे, तुम रियासत के मुलाजिम नहीं हो, कैसा मुजरिम है? तो ये दोनों, इन दोनों की ये सारे इकट्ठे हैं, इनके बियॉन्ड सॉल्यूशंस हैं। सो लेट्स नॉट लोगों को हम गुमराह ना करें, तो लोगों को हम गुमराह नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे जो है ना, इनके बियॉन्ड सॉल्यूशंस हैं। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर आगे और बात करेंगे अमेरिका में मुसल्लह खाना जंगी की बातें। एक ऐसी रियासत में दुनिया की अमीर तरीन और सबसे ताकतवर और टेक्नोलॉजिकली है एडवांस है, क्या वाकई 2024 में उनके अपने प्रेस के मुताबिक वहाँ खाना जंगी होगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं बड़ी साहब मलिक साहब उस स्टोरी की तरफ जाऊँ, ये एहसन इकबाल साहब आज मिले हैं, आज मिले। ये अपना MQM से ना कराची में मुलाकात हुई। एक्चुअली देखें, एक चीज़ समझने वाली, इत्तेहादियों पे एक प्रेशर है, हम मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं। उन पर प्रेशर ये है कि अगर वो मिनी बजट भी मंजूर हो गया तो महंगाई का जो बोझ PTI ने उठाया हुआ है 3.5 साल से, वो उसका हिस्सेदार बन जाएंगे। तो मेरा हाल है, उन्होंने मुलाकात करके कोई चेंज नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो इत्तेहाद नहीं छोड़े, मगर एक मैसेज उन्होंने इमरान खान साहब को करा दिया कि हमारे पास एक रास्ता है। फोटो सेशन था या इसकी कोई रियली को है? मैंने आपको बता दी, उन्होंने अपनी कीमत बढ़ाने के लिए एक बेस बना ली है। कल को इमरान खान साहब के कह सकते हैं बड़ी साहब आप इधर जा सकते हैं। सब आप बहुत ज्यादा सादे हैं, ये मैं सबसे मैं सादा बहुत। काफ लीग कमो बेशतर 50 दफा कह चुकी है हम इनको छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे? मुझे बताएं क्यों नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते, सियासतदान है यार। मलिक साहब चाहने दे 6 MP हैं और स्पीकर लिया हुआ उन्होंने, 6 या 8 MP है, इसमें स्पीकर बनता है। MQM 10 दफा कह चुके हैं, इन्हें इत्तेहाद से जब मुल्क का वसीतर मफाद चाहिए होगा तो छोड़ भी देंगे, कोई बात तो फिर वसीतर मफाद की खातिर। अच्छा बड़ी साहब, ये यार मैं एक बात आपसे भी, मलिक साहब आप अमेरिका में रहे भी हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी रहे हैं, आप भी पढ़ाते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि डेली तवातर के साथ जो उनका मेन स्ट्रीम प्रेस है, फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वाशिंगटन पोस्ट हो गया, ये इन अखबारों में बार बार एक चीज़ छप रही है। और डॉन ने भी हमारे एक पीस कैरी की है। वो ये कह रहे हैं कि 2024 में यहाँ पे सिविल, अच्छा अब मैं आपको बताऊँ, 33 करोड़ आबादी है, 33 करोड़ आबादी के पास 39 करोड़ हथियार है। अगर उसकी एवरेज निकालें तो 100 अमरीकियों के पास 120 हथियार हैं। यानी ये दोनों जो शायद सोसाइटी में एक बाइफर्केशन है या एक आप कह लें डिवीजन है। इस पे रोजाना एक बारबरा वाल्टर नामी औरत है जो कि बहुत बड़ी एकेडमिक है, उसकी किताब आ रही है शायद। दूसरी बात, हाँ अच्छा, दूसरी बात फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है आज कि वो कहता है कि ये जो रिपब्लिकन क्या कर रहे हैं कि ये जो इलेक्टरल ऑफिस के मुलाजिम हैं जिस पे इन्हें शक पड़ता है कि ये हमारी बात नहीं मानेगा, उसको धमकियां जाती हैं, वहां पे चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में अगर भी पाकिस्तानी हुकूमत चलेगी वही काम हो रहे हैं। अच्छा 2024 में वो ये कह रहे हैं कि हमारा पॉपुलर वोट तो कम होगा मगर हम इलेक्टरल कॉलेज में इनको नहीं बनने देंगे। अब ये इधर मेरे पास ये आर्टिकल है जो डॉन में है, ये भी एक बाहर के ये आखिरी इनका मैं आपको आखिरी पैरा सुना देता हूँ। डॉन एक हमारा, सो हियर इज माय प्रेडिक्शन, इन लेट 2024 और अर्ली 2025 देयर विल बी आर्म्ड सिविल कॉन्फ्लिक्ट इन द US between the supporters of Trump on the one side and supporters of democracy on the other, and for once Pakistanis will be able to look at the US and shake their heads about a failed state। कि आखिर पाकिस्तान वाले भी कहने हैं नहीं होती है फेल स्टेट, और ये डॉन में छपे। और इनका क्या नाम है, बेनेट अमन जो है बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी खबर। अब मुझे नहीं, मलिक साहब ये बताएं कि ये कोई लोगों को डरा रहे ने, प्रेस तो बड़ा कंट्रोल्ड है उनका, ऐसी कोई बात है या साइबर ड्राइव आ रहे हैं? कॉमन सेंस की बात है, ये मैं पहले एक राय देता हूँ, थोड़ा इस पर मैं बोलूँगा। देखिए दुनिया में जो कॉमन पॉइंट होता है ना, फैमिली में, दोस्तों में, मुल्कों के दरमियान होता है, इकोनॉमिक फैक्टर होता है। आपकी ज़िंदगी की कंफर्ट होगी, आप बरादरी से आज़ाद हो जाएंगे, आप नस्ल से, रंग से आप आज़ाद हो जाएंगे। जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ता है ना, आप अपनी आइडेंटिटी में चले जाते हैं। अमेरिका की जो असल ट्रेजिडी है, जो इसमें कोई बात नहीं कर रहा, अमेरिका की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो तकरीबन ब्लैक पॉपुलेशन और स्पेनिश की होगी है। अब अमेरिका के लिए दो रास्ते हैं। एक तो तारीखी तौर पे जो अमीर गरीब का फ़र्क है ना, मेरा ख्याल है, मैं ऐसे डाटा कि नहीं मगर कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, अमेरिका की 250-300 साल तारीख में हाईएस्ट हो गया। अमीर के पास जो पैसा है
मतलब $1 ट्रिलियन तो उनकी कितनी, एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी है, वो जो अमेजोन है $1 ट्रिलियन कंपनी है, एक बंदा जो है वो $1 ट्रिलियन का मालिक है, यानी कि 1000 अरब से ज्यादा की मलकियत है, और जो गुर्बत है वो भी पहले एक खबर आई थी, मैं आपको फिक्र 8 बंदों के पास पूरी अमेरिका से ज्यादा दौलत थी, अब वो 3 हो गए हैं और अब 3 है। मैं बल्कि एक और डाटा है कि 60 लोगों के पास इतना पैसा कि आधी दुनिया से ज्यादा पैसा, तो ये इस तरह दुनिया चल नहीं करना सकती है। सबक ये है कि हम हो वो हो, जब इंसाफ आप नहीं करेंगे और जाली लड़ाइयाँ होती रहेंगी जमहूरी आज़ादियों के नाम पर, और पेट की आज़ादी तो दो, रोटी, दवा, तालीम और रिहाइश और छत की आज़ादी तो दो लोगों को, तो दुनिया पर अमन हो जाएगी। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।